गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू कश्मीर में वुमेन एजुकेशन की 78 साल पुरानी विरासत है। इस ऐतिहासिक कॉलेज में नए एकेडमिक ब्लॉक, रिसर्च एवं स्किलिंग के लिए IIT जम्मू के साथ MOU तथा कॉलेज के नए रिसर्च हब के लोकार्पण की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस नए एकेडमिक ब्लॉक का नामकरण विदुषी मैत्रेयी के नाम पर किया गया है। जो हमारी वैदिक परंपरा है देश की, जो वर्णन शास्त्रों में है, पत्नी और पति की महान जोड़ी द ग्रेट कपल मैत्रेयी और याज्ञवल्क के संवाद ने मानव समाज को ज्ञान यात्रा का मूल अमृत तत्व दिया था। मैत्रेयी जीवन में अमरत्व की खोज की प्रतीक बन गई थी। अमरत्व यानी स्वयं को जानने की यात्रा, अमरत्व यानी ज्ञान की यात्रा जो सृष्टि के रहस्यों के परतों को खोलती है। और मुझे लगता है कि शिक्षा भी वास्तविक रूप से यही है कि आपकी जो अंदर की अनुभूति है उसे कैसे विस्तार दिया जा सके, उसे कैसे पंख दिया जा सके। और यही मुख्य रूप से मैं मानता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य भी है। इंसान जिस दिन स्वयं को जान लेता है, यानी जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उस दिन पूरे संसार का ज्ञान उसे हो जाता है। और इसीलिए प्राचीन काल में विद्यार्थी एक दूसरे को कहते थे कि अपने भीतर मैत्रेयी को जन्म दे दो, यानी ज्ञान अर्जन के रास्ते में तुम उसे पालो, जिसे पाए बिना सब पाया हुआ व्यर्थ होता है। और जब भीतर मैत्रेयी का जन्म होता है तो अन्य सब खो भी जाए तो कुछ भी नहीं खोता है। हमारी बच्चियों के जीवन में विदुषी मैत्रेयी की उसी भावना से इस मैत्रेयी ब्लॉक के क्लासरूम, लैब्स तथा इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर उनके भविष्य का निर्माण का केंद्र बने, ऐसी मैं माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ। लंबे समय से ये कॉलेज सामाजिक आर्थिक बदलाव का साक्षी रहा है। मैं परंपरागत रूप से इस कॉलेज को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये कॉलेज एक ऐसी व्यवस्था है जो बच्चों को साइंस, लिटरेचर या अन्य विषयों में मानव समाज के सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स से परिचित कराता है। आज विश्व में 2500 टेक्निकल मोबाइल ऐप हर रोज डेवलप हो रहे हैं। और हमारे देश में, अभी मेहता जी कह रहे थे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, मोटे तौर पर 86,000 स्टार्टअप्स आज इस देश में बन चुके हैं। स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न के समय में हमारी शिक्षा कैसी होगी, मुझे लगता है कि इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और मैं खास तौर से विद्यार्थी, मैंने बच्चियों से कहना चाहता हूँ, सिलेबस पढ़ना जरूरी है, नंबर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, और जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका समाज को क्या लाभ मिल सकता है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न जिस दिन आप पूछना स्वतः से शुरू करोगे, वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा। दुनिया में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मौलिक रूप से जो काम किया उसने पूरी मानवता को काफी लाभ पहुंचाया। अनेक अनपढ़ लोग, अभी मेहता जी थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे थे, न्यूटन कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन
प्रायोगिक तौर पर प्रैक्टिकल ढंग से कैसे समस्याओं का समाधान किया जा सकता था, दुनिया के बड़े साइंटिस्ट हुए। आइंस्टाइन पढ़े लिखे थे, लेकिन पढ़ने लिखने के कारण थियरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया को नहीं आई। उनके पिताजी बीमार हो गए, वो एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे। वहाँ गए और उस फैक्ट्री पर बैठ करके जब प्रैक्टिकल किया तब उनको समझ में आया कि नहीं, ये भी हो सकता है, ये दुनिया को बदल सकता है। तो ये जो दीवारें हैं, मुझे लगता है कि लंबे समय तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने रोक रखा था। नॉलेज इकॉनमी की बड़ी चर्चा हो रही है। भारत अगर सोने की चिड़िया कहा जाता था तो नॉलेज इकॉनमी के कारण कहा जाता था। जब दुनिया के लोग नहीं जानते थे अच्छी सर्जरी क्या होती है, तब हमारे देश में होती थी। जब दुनिया के लोगों को नेविगेशन सिस्टम के बारे में नहीं पता था, तब हमारे पानी के जहाज केवल दक्षिण अफ्रीका नहीं, सुदूर दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे। सबसे अच्छा एलॉय स्टील उस समय हमारे देश में बनता था। दुनिया के हर देश को हम सप्लाई करते थे और वहां से सोना लेकर के आते थे। ये बीच के कालखंड में, गुलामी के कालखंड ने हमारी उस विरासत को हमसे छीन लिया। आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में आपको पढ़ने का अवसर मिला है जब भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस पॉलिसी का जिक्र सबने किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये मिली है। और मैं मानता हूं कि आज़ादी के अमृत कालखंड में देश की युवा पीढ़ी आने वाले एक ताकतवर भारत, समृद्ध भारत का निर्माण कर सकेगी। और वास्तव में नॉलेज इकॉनमी में हिंदुस्तान, आज हम आर्थिक रूप से दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। हमने जहां बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, वहीं एक दूसरी सच्चाई भी है। चिप हम बाहर से मंगाते हैं। यहीं कई समस्याएं, मैं नाम वो दूसरी तरह के हैं इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लिथियम बैटरी, 130 करोड़ आबादी का देश, जो अच्छाई है उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी कमजोरियों की चर्चा करके देश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सही समय है, सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी रोहित कंसल जी ने बताया, कोशिश हो रही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ज़मीन पर कैसे उतारा जाए। मैं बच्चियों की शिक्षा को लेकर के मैं समझता हूँ कि ये बड़ा आवश्यक है कि उनके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को एक नई उड़ान दी जा सके, उनमें एक नई चेतना पैदा की जा सके। भटनागर जी ने ठीक कहा, लगभग सभी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल बच्चियाँ ले रही हैं। और ठीक कहा उन्होंने, 70% से ज़्यादा। जम्मू कश्मीर में तो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है नारी शक्ति का। मध्यकाल में उनकी स्थिति जरूर कमज़ोर हुई थी। 19वीं 20वीं शताब्दी से देश में जब पुनर्जागरण शुरू हुआ तो उनके अंदर फिर से आत्मविश्वास पैदा हुआ। आज साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, सब में आज बच्चियां हमारा सबसे ज़्यादा नाम रोशन कर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आज साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट में इंडियन वुमेन ग्रेजुएट्स की संख्या अमेरिका और इंग्लैंड से काफ़ी बेहतर है। ये तथ्य भी हमें जानने की ज़रूरत है। हमारे देश में कुल साइंस तथा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में बच्चियों की हिस्सेदारी करीब 43-44% पहुँच गई। अमेरिका में अभी ये 34% है, इंग्लैंड में 38% है। पिछले 8 वर्षों में हायर एजुकेशन में बच्चियों की संख्या, फीमेल स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट करीब 19% बढ़ा है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के मुताबिक फीमेल स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट रेशियो लगभग 28% है, जबकि मेल स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट रेशियो 26.7% है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। लेकिन मैं समझता हूं कि हायर एजुकेशन में जिस तरह के बदलाव की अपेक्षा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप जिस प्रकार फ्यूचरिस्टिक करिकुलम हमें इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है, उसके लिए बाधाओं को हमें पार करना होगा।
बहुत सी मंजिलों पर हमें विजय प्राप्त करनी अभी बाकी है। जिन 27 डिसिप्लिन में यहाँ बच्चियों को शिक्षा दी जा रही है, उसमें से बहुत से डिसिप्लिन्स को अपने आप को भविष्य में रिलेवेंट बनाए रखने के लिए री इन्वेंट करना होगा, रीओरिएंट करना होगा। 16-17 में जिन 339 नए कोर्सेस को इस कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया गया था, उनमें हर दूसरे साल बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस तेज़ी से तकनीक बदल रही है, आज जिस चीज़ का आविष्कार हो रहा है, कल वो पुराना हो जा रहा है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के इस तेज बदलाव ने शिक्षण पद्धति के लिए भी एक बड़ी चुनौती पैदा की है। हमारे शिक्षकों को भी उसके लिए तैयार होना होगा कि इस तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हम खुद को कैसे ढाल सकते हैं, इस पर भी हमें विचार करना होगा। अगले 10 साल में क्लास रूम लर्निंग का हिस्सा पूरे एजुकेशन साइकिल में महज 15% रह जाएगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। स्मार्ट तथा फील्ड लर्निंग के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तैयार हुए। पिछले महीने श्रीनगर में हायर एजुकेशन काउंसिल, जिसका जिक्र अभी रोहित कंसल जी ने किया, उसकी बैठक हुई थी। कोशिश की गई कि देश के जाने माने शिक्षाविदों के साथ मिलकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को केवल लागू नहीं करना है, बल्कि जम्मू कश्मीर की उच्च शिक्षा की व्यवस्था देश में सबसे बेहतर हो, ये लक्ष्य लेकर के हम सबको आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि उस दिशा में हमने कदम बढ़ाया है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी होगी। टीचिंग माने टीचर्स और मशीन, इन दोनों के बीच बढ़िया तालमेल, क्यों प्रोफेसर गौर, मैं ठीक कर रहा हूँ, ये बड़ा आवश्यक है। टीचर को उतना ही बदलना होगा जितना तेजी से मशीन बदल रही है। और हमें समझना आवश्यक है कि हर एक बच्चा या बच्ची क्यों एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, उसके मन में भाव जागृत करना होगा। मेहता जी ने बताया नौकरी के लिए, मुझे लगता है कि वो समय चला गया है। अब हमें विचार करना है कि हम शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से पारिवारिक आवश्यकताएं होंगी, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन क्या हमें समाज को, जम्मू कश्मीर को, देश को क्या दे सकते हैं, ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और हमारा एजुकेशन सिस्टम डिग्री नहीं, रियल एजुकेशन देने वाला बने, इस पर अब शिक्षकों को सोचने की आवश्यकता है। बच्चों की इंडिविजुअलिटी को ग्रो करने में कैसे हम मदद कर सकते हैं, उनमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसे डेवलप हो, इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। हर कोर्स को RDR मॉडल अपनाना होगा, यानी बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप उसे चुनौतियों को रिकॉग्नाइज करना, कारणों को डिसमेंटल करना और संभावनाओं को रीबिल्ड करना। ये पद्धति हमें विकसित करनी होगी। सभी स्ट्रीम्स की पढ़ाई में हमें FP फॉर्मेट यानी फ्लेक्सिबल और पर्सनलाइज लर्निंग पर फोकस करना होगा। क्रिएटिव, इंगेजिंग और कोलैबोरेटिव सिस्टम अडॉप्ट करना होगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि आज के बच्चे, आज की बच्चियां भौगोलिक सीमाओं में नहीं बनी, ये डिजिटल नेटिव है। आज एवरेज फिजिकल क्लासरूम का समय 4 से 5 घंटे है, वहीं आज के बच्चे, खासतौर से युवा, एवरेज स्क्रीन टाइम अगर देखेंगे तो 9 से 10 घंटे है। इसलिए वक्त के अनुसार हाइब्रिड मॉडल में कैसे परिवर्तन किया जाए, वर्चुअल वर्ल्ड और फिजिकल क्षेत्रों के बीच गैप को कैसे कम किया जाए, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन के मिले जुले स्वरूप से एजुकेशन सिस्टम को कैसे विकसित किया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट कॉलेज परेड की बच्चियों को इंडिपेंडेंट रिसर्च तथा लीडरशिप के लिए मुझे बताया गया है कि प्रोत्साहित किया जाता है। कॉलेज को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए कई अवार्ड भी मिले हैं। कॉलेज का यह योगदान अमृत कालखंड में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में जरूर सहायक सिद्ध होगा।
इसका मुझे पूरा भरोसा है। 2015 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें MIT के एक रिसर्चर इन्वॉल्व थे और उनकी स्टडी का जो विषय था व्हाट मेक्स अ टीम स्मार्टर, और उनकी हाइपोथेसिस थी कि टीम मेंबर्स की IQ जितनी ज़्यादा होगी टीम उतनी ही स्मार्ट होगी। लेकिन स्टडी का रिजल्ट उनकी हाइपोथेसिस के ठीक उल्टा निकला। उन्होंने रिसर्च में कोरिलेशन ढूंढना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और सरप्राइजिंगली एक अद्भुत फाइंडिंग आई। दे एडेड विमेन इन द टीम एंड द टीम गॉट स्मार्टर। उस पूरी टीम में एक महिला जुड़ी और वो टीम स्मार्टर हो गई। और उन्होंने कहा कि यह नारी शक्ति का आत्मविश्वास है जो किसी भी टीम को स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाता है। इसलिए हमें आने वाले समय में बच्चियों के भविष्य उन्मुख, मूल्य आधारित तथा महत्वाकांक्षी शिक्षा, इन 3 एस्पेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण और विकास के लिए नारी क्षमता, उसकी शक्ति को समाज में पूरा स्थान मिले, इसके प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी है और वचनबद्ध भी है। मुझे इस कॉलेज की उपलब्धियों पर गर्व है। मेरा आग्रह होगा प्रिंसिपल साहब से और कॉलेज के फैकल्टी मेंबर से कि आपका विजन स्टेटमेंट मैं देख रहा था, स्किल्स फॉर सस्टेनेंस, मुझे लगता है उसे बदल देने की ज़रूरत है। स्किल्स फॉर एक्सेलेंस अगर लिखेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों को ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। मैं फिर से एक बार प्रिंसिपल साहब, पूरे फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के बच्चों और NCC के बच्चों और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन बच्चियों ने प्रस्तुत किया, उन सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये महाविद्यालय एक मील का पत्थर साबित होगा। यही पर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।